सुधीर एक गरीब किसान था। उसका बेटा सुजीत भी अपने पिता की तरह एक मेहनती किसान बनना चाहता था। इसलिए सुजीत हमेशा अपने पिता से जिद करता रहता कि उसको भी खेतों में जाना है। बेटा, मैं खेतों की जुताई करने के लिए जा रहा हूँ। तुम घर पर अपनी माँ के साथ ही रहना। देखना कहीं बाहर मत चले जाना धूप में। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मुझे घर पर नहीं रहना है। मुझे भी देखना है कि खेती कैसे होती है। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें खेतों में ले जाऊंगा। पर पिताजी, मैं अभी से ये सब काम सीखना चाहता हूँ और बड़े होकर आपकी ही तरह एक मेहनती किसान बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम हमारे पुश्तैनी खेतों पर आगे भी खेती करते रहोगे। पर इस समय तुम मुझसे खेतों में चलने की जिद मत करो। अभी मुझे देर हो रही है और वैसे भी दिन में धूप बहुत तेज हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम घर पर ही रुको। ठीक है पिताजी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। आप चले जाइए। सुधीर अपने बैलों को लेकर खेतों में चला जाता है। वो दिन की तेज धूप में भी खेत जोतता है। ओहो, ये धूप भी ना, इसीलिए तो मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ। पर आज तो सुजीत से बातें करते करते देर हो गई। पर कल से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। सुधीर पूरे खेत को जोतने के बाद ही आराम करता है। तेज धूप में काम करने से बैल भी बहुत थक जाते हैं। इसलिए सुधीर बैलों को लेकर घर जाता है। ये लो, पानी पी लो मेरे शेरों। तुम्हें भी प्यास लग गई होगी। सुधीर बैलों को पानी पिलाने के बाद खुद भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। सुधीर का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए केवल खेती का काम करने से उनका अच्छे से पालन पोषण नहीं हो सकता था। इसलिए शाम के समय सुधीर अपने इन्हीं बैलों से बैलगाड़ी चलाता है ताकि कुछ पैसे भी कमा सके। चलो, अब बहुत हो गया आराम। अब शाम हो चुकी है और लोगों के आने जाने का समय भी हो चुका है। बैलगाड़ी को तैयार करता हूँ। सुधीर बैलगाड़ी को कपड़े से साफ करता है और अब बैलों को लेकर बैलगाड़ी पर जोड़ देता है। चलो मेरे शेर बैलों, काम पर लग जाते हैं। सावरियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। सुधीर अपनी बैलगाड़ी को लेकर बाहर सड़क पर निकलता है। तभी उसको एक औरत आवाज देती है। कैसे हो सुधीर भाई? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। जरा मुझे बाजार तक जाना है, ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, यही तो काम है मेरा। सुजाता सुधीर की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और सुधीर बैलगाड़ी को बाजार के लिए हाँकता है। कुछ देर बाद सुधीर बाजार पहुंच जाता है। ये लो बहन, हम लोग बाजार पहुंच गए हैं। आज मुझे बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। क्या कोई त्योहार आने वाला है जो तुम इतनी खरीदारी करने वाली हो? नहीं नहीं, त्योहार तो नहीं है, पर मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से ही तैयारी करके रखूं। बाद में कहाँ समय मिलेगा बाजार आने का। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम सामान खरीदो, मैं तब तक कोई सवारी ढूंढता हूँ। अरे नहीं, कोई दूसरी सवारी मत ढूंढो, मुझे ही घर जाना है अभी। कुछ समय रुको, मैं जल्दी ही आती हूँ। सुजाता जाती है और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है और सारे सामान को बैलगाड़ी में डाल देती है और सुधीर उसको लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, नहीं तो बैलगाड़ी ढूंढने में ही शाम हो जाती। अगर कभी भी बाजार जाना हो तो पहले ही बोल दिया करो, मैं उस दिन कोई दूसरी सवारी नहीं देखूंगा। बातों बातों में रास्ता निकल जाता है और सुधीर सुजाता के घर पहुंच जाता है। ये लो भाई, तुम्हारे पैसे। सुधीर सुजाता से पैसे लेता है। उसके बाद सुधीर अपने घर के लिए चल पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब सुधीर का बेटा सुजीत बड़ा होने लगता है। अब तो पिताजी मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब से मैं भी आपके साथ खेतों में जाया करूँगा। हाँ ठीक है, अब तो तुम चल सकते हो।
सुजीत बैलों को चारा देता है। वो बैलों से बहुत प्यार करता है। वो इन बैलों को भी अपने परिवार का हिस्सा ही मानता है। अगली सुबह सुजीत जल्दी उठता है। वो अपने पिताजी को भी उठाता है। उठ जाइए पिताजी, हमें खेत जोतने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कल शाम को बहुत थक गया था ना, इसीलिए देर तक सो गया। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे जगा दिया, नहीं तो शायद दिन तक सोता ही रहता। मैं बैलों और हल को लेकर खेत जा रहा हूँ, आप तब तक नाश्ता करके आ जाइए। सुजीत हल और बैलों को गौशाला से लेकर खेतों की तरफ जाता है। सुधीर भी सुजीत के पीछे पीछे खेतों के लिए निकल पड़ता है। अब सुधीर के बजाय सुजीत खेतों को जोतने का काम किया करता है। अब आप आराम करिए पिताजी, आज से मैं ही खेतों की जुताई किया करूँगा। ठीक है बेटा। अब सुजीत इसी तरह से खेती से जुड़े सभी काम को सीख लेता है। पिताजी, आज से बैलगाड़ी चलाने का काम भी मैं ही किया करूँगा। अब आप पूरी तरह आराम करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अब सुजीत दिन को खेत में काम किया करता और शाम के समय बैलगाड़ी चलाने जाया करता था। समय बीतने के साथ उसके पिता सुधीर और उनके दोनों बैल बूढ़े हो चुके थे। एक शाम जब सुजीत बैलगाड़ी चलाने के लिए जाता है तो उसके बैल बीमार होने की वजह से बाजार से कुछ पहले ही रास्ते में बैठ जाते हैं। अरे, ये कैसे बैल हैं आपके? थक कर यहीं बैठ गए? अब मैं समय रहते बाजार कैसे पहुंचूंगी? बेमतलब मैं इस बैलगाड़ी में बैठ गई। उससे अच्छा होता कि मैं पैदल ही चली जाती। आप चिंता मत कीजिए, बैल बूढ़े हो चुके हैं इसलिए थक गए होंगे, कुछ देर में उठ जाएंगे। बूढ़े हो गए हैं तो छोड़ दो ना इन्हें जंगल में। क्यों हमारा भी समय बर्बाद करते हो फालतू में? मैं इन बैलों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और इनसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे मुझे इनको घर पर बिठाकर खिलाना पड़े, तब भी मैं इनको जंगल में भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वो औरत सुजीत और उसके बैलों को भला बुरा सुनाकर और बिना किराया दिए ही वहाँ से चली जाती है। सुजीत बैलों को लेकर घर वापस आ जाता है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बूढ़े शेरों, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था जब तुम बहुत काम करते थे, और अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जब तुम बूढ़े हो चुके हो। अगली शाम को सुजीत फिर से बैलगाड़ी में एक जौहरी को लेकर बाजार जाता है, पर एक बैल फिर से थक जाने की वजह से जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और जौहरी के हाथों में रखी हीरे की थैली भी उछलकर नदी में गिर जाती है। ये क्या कर दिया तुम्हारे बैलों ने? मुझे मेरे हीरे कल तक वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर जौहरी वहाँ से चला जाता है। सुजीत बहुत परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर बैल भी रोने लगते हैं और वो शिव भगवान को याद करते हैं। हे प्रभु, मेरे मालिक ने जिंदगी भर मुझे पाला और मुझे बहुत प्यार दिया, पर आज मेरी ही वजह से मेरे मालिक मुसीबत में फंस गए हैं। मैं उनका सहारा तो नहीं बन सका, मेरी मदद करो प्रभु। अपने वाहन को रोता हुआ देख शिवजी प्रकट होते हैं। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी अभी दूर कर देता हूँ। शिवजी सुजीत की बैलगाड़ी को पूरा हीरे का बना देते हैं और बैलगाड़ी में एक बड़ी हीरे की पोटली डाल देते हैं। जब ये सब सुजीत देखता है तो बैलगाड़ी लेकर जौहरी को उसके हीरे वापस करने के लिए जाता है। ये लीजिए आपके हीरे, अब आपको पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे हीरे कहाँ से आ गए? आपको उससे क्या मतलब, आपको आपके हीरे तो मिल गए हैं ना। सुजीत अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जौहरी देखता है कि सुजीत के पास हीरे की बैलगाड़ी है। ये देखकर जौहरी के मन में लालच आ जाता है। उन हीरों की असली जगह वो बैलगाड़ी नहीं है, मेरी पोटली है, और मैं कल तक सारे हीरे बैलगाड़ी में से निकालकर अपनी पोटली में जमा कर लूंगा। जौहरी रात के अंधेरे में सुजीत के घर जाता है और बैलगाड़ी से हीरे चुराता है। तभी हीरे से एक रोशनी चमकती है। बैल समझ जाते हैं कि कोई चोर आया है। दोनों बैल खुद को खूंटे से छुड़ाते हैं और अपने सींगों से
जोहरी को मारते हैं। जोहरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुजीत बाहर आ जाता है और सारी बात समझ जाता है। सुजीत जोहरी को पुलिस के हवाले कर देता है। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दिया ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर के, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ की पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यही हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़कर जाना। वो क्या है कि अन्य खेतों को भी जोतना है ना, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जोहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपना काम से काम रखो,
और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जोहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक आप यहाँ? किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या क्या बात हो गई मालिक? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल बाहर तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब हल पर पड़ती है तो वो अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे अरे भाग्यवान, ये देखो हमारे हल से वो मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल की मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने बुद्धू हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल्का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय बहुत थी। उस ठाकुर ने तुमसे वो लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, चमकदार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट फसल उगेंगे। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी रूपा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर और कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में सब उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। तो मुझे, अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आगे ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी इतनी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहाँ उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसके अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है।
अरे अरे बचाओ, भागो भागो यहाँ से। अरे अरे मालिक आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे अरे इस घर में एक पल भी रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। अब के मैं आपसे यहाँ के काम करने नहीं आऊंगा, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उनकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।